नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा में भयंकर हंगामा। जी हां, आपको बता दें 20,000 कर्मचारी उतरे सड़कों पर। पुराने ओपीएस लागू करने को लेकर हो रहा है बवाल। आपको बता दें लगातार 2 दिन से ये बवाल चल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हरियाणा पुलिस पर भड़के अशोक गहलोत। बोले जानबूझकर मोनू के हथियार को जब्त नहीं किया जा रहा, हरियाणा पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई आरोपियों के ऊपर। बताएंगे दोस्तों कैसे जुनेद और आसिफ को मारा गया था और हरियाणा पुलिस लगातार उनको बचाने का काम कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा वादा। बोले 4 साल का वक्त दीजिए, पूरे राज्य को बदल देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जयराम रमेश ने कर दिया नीतीश के ऐलान का खुला समर्थन। बोले हम भी चाहते हैं, सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बात सामने आई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अडानी को खुली छूट, मनीष सिसोदिया के ऊपर बार बार छापे मार रही बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें वीएचपी और हिंदू विश्व बजरंग दल ने निकाला मोर्चा। बोले फिलहाल मोनू को बचाएंगे किसी भी हाल में। बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार क्यों बीजेपी वीएचपी बजरंग दल को आगे करती है, क्योंकि बीजेपी से डील हो रखी है और कांग्रेस को बारे में बुरा बोलती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान। बोले हरियाणा में सरकार बनते से ही कर देंगे ओपीएस लागू। जी हां, कांग्रेस ने यहां पर भी खेल दिया हिमाचल वाला दाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 200 करोड़ की डील हुई है हमारा नाम एकनाथ शिंदे को देने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले फिलहाल गोडसे के वंशज है ये लोग, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये बीजेपी वाले गोडसे की औलादे हैं। जी हां, आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी जो है दोस्तों वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है ताकि वो लोकतंत्र को बर्बाद कर दे। आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू, इस देश के आप समझिए दोस्तों जितने भी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री है वो भी हिंदू, और उसके बाद भी देश खतरे में है, हिंदू खतरे में। ये कैसा जो है यहाँ पर बयान दिया है बीजेपी ने। आपको बताते चले यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने साफ साफ कहा कि दरअसल ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ये लोग बीजेपी राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि ये देश से लोकतंत्र को मिटा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल आज़ादी से इनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन जैसे लोग, इन लोगों का आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग आज़ादी में गांधी जी के खिलाफ थे। आपको बताते चले दोस्तों, ना आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने साथ दिया, ना ही देश में बीजेपी आरएसएस का कोई योगदान है। उसके बावजूद भी दोस्तों आप समझिए देश में लोकतंत्र की बात करते हैं। कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है, ये फैसला भी बीजेपी करती है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आप खुद देखिए आज ये लोग जो बयानबाजियां करते हैं, बयान का मतलब क्या है। खुद बीजेपी वाले दोस्तों आप समझिए देश को कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के इस तरीके के विवादित बयान सामने निकल कर आते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कि आए दिन यज्ञ कर रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हंसी की बात यह है कि उसकी पूरी उम्र भी निकल जाएगी, वो बुढ़ा भी हो जाएगा दोस्तों, तब भी वो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा। ये एक सेकुलर कंट्री है। आप देख लीजिए इस देश का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि है ये भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ से हर जाने वाला मुसलमान जब अरब कहीं भी जाता है हज करने, तब उसको हिंदू ही कहा जाता है कि ये तो भारत का हिंदू है। आप समझिए अनशन बातें करना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई दोस्तों लॉजिक ही नहीं है। भाई मुस्लिम मुस्लिम ही कहलाएगा, हिंदू भाई हिंदू ही कहलाएंगे, सिख सिख कहलाएगा, ईसाई ईसाई कहलाएगा। तो योगी दोस्तों सोच समझ के तो बोलते नहीं है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा में भयंकर बवाल। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, कर्मचारी उतरे सड़कों पर, बोले अडानी के ऊपर लुटा रहा पूरा देश तो हमें भी चाहिए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा में भयंकर जो मुठभेड़ हो गई है कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बीच में। आपको बता दें बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पानीपत की तरफ बढ़ चले किसान। आपको बताता चलूं दोस्तों, चंडीगढ़ में किसानों ने डेरा डालने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी के खिलाफ जमकर भयंकर हंगामा हुआ है कल। आपको बता दें हरियाणा सरकार के खिलाफ ओपीएस लागू करने की मांग चल रही है। जितने भी कर्मचारी हैं उनका कहना है कि फिलहाल ओपीएस लागू किया जाए। ओपीएस इसलिए भी लागू किया जाए क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि फिलहाल ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और ओपीएस को लागू क्यों नहीं किया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें ओपीएस न लागू करने के कारण दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरे और बोले अडानी के ऊपर पूरा देश लुटा सकते हो तो फिर ओपीएस क्यों नहीं लागू कर सकते। आपको बता दें दोस्तों, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन योजना। जी हाँ, और ओल्ड पेंशन योजना जो थी दोस्तों वो अब कांग्रेस ने हिमाचल में लागू कर दी है। बस वही वाला दाव कांग्रेस हर जगह अब खेलने को तैयार भी है दोस्तों, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी से अगर कोई निपट सकता है दोस्तों तो वो कांग्रेस ही है। देश के बर्बाद होते हुए लोकतंत्र को कोई बचा सकता है दोस्तों तो वो सिर्फ कांग्रेस ही है। और ये आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने इस देश में दोस्तों एक बड़ी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। ऐसे में आपको बताते चले दोस्तों, अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बताते चले अब इस चीज को लागू करने की मांग भी चल रही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा ही नहीं है जितना आप और हम समझ रहे हैं, मामला कई बढ़ चुका, क्योंकि हरियाणा में दोस्तों साफ है कि जनता उतर चुकी है और उसने साफ कह दिया कि फिलहाल अब हम इसके खिलाफ मोर्चा खोलकर रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं चीज हमें भी दोस्तों दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे जयराम रमेश, बोले हम नीतीश कुमार की बात का स्वागत करते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, नीतीश कुमार ने कल एक बात कही थी जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई हम तो कांग्रेस सोच ले, हम तो साफ कह रहे हैं कि विपक्ष अब एक साथ आ जाए और कांग्रेस अभी से काम करना शुरू कर दे, क्योंकि 2024 में बीजेपी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा तो बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता में सीधे सीधे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर केजरीवाल का भी नाम सामने आया। आपको बताते चले केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी बेईमानी कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले अब यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो ऑफर दिया था उसको जयराम रमेश ने एक्सेप्ट किया। रमेश ने कहा कि फिलहाल हम नीतीश की बात का स्वागत करते हैं, और सब जानते हैं कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है दोस्तों तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। देश की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पार्टी और सबसे देश की पहली पार्टी, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। ऐसे में विपक्षी एकता के भी नारे लगाए जा रहे हैं। नीतीश ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होगा तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी, और ये गणित दोस्तों विपक्ष ने बड़े ही उससे लगाया है। आप खुद जानते हैं दोस्तों, नीतीश भी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ। इस बात की जयराम रमेश ने तारीफ की कि नीतीश समझ गए कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का देश पर कितना असर हुआ। दरअसल दोस्तों यूपीए में आप समझिए, यूपीए को 28 सीटों की बढ़त मिलना, वो भी लोकसभा में, ये एक बहुत बड़ा दोस्तों गोल है। और अभी तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सिर्फ 6 महीने का ही रिजल्ट है, कि अगर आज की तारीख में ये देखा जाए तो राहुल गांधी को पूरी 28 सीटों का फायदा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की सीटें बढ़ी। ये सी वोटर का सर्वे है दोस्तों, आप समझिए अभी तो राहुल गांधी ने शुरुआत की है, अभी तो 1 साल पड़ा हुआ, और इस 1 साल में दोस्तों कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश करेगी जिससे 2024 में सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो। और दोस्तों हम तो ये साफ कहेंगे आपसे कि आप जिस भी भगवान पर विश्वास करते हो, खुदा पर करते हो, अल्लाह पर करते हो, क्रिश्चियन जो भी हो, हर उस ऊपर वाले से, हर उस भगवान से दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो कि बीजेपी सत्ता से चली जाए। वरना यकीन मानिए दोस्तों देश इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका है कि अब आप और हम जब खुद न्यूज़ों की दोस्तों रिसर्च करते हैं, जब हम न्यूज़ें देखते हैं आपके लिए कि हमें शाम को किस टॉपिक पर न्यूज़ें बनाना है, किस किस टॉपिक को कवर करना है, तो हम खुद देखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पर दोस्तों आप समझिए
मर्डर केसेस हो रहा है, तमाम तरीके की चीजें, कहीं भाजपा नफरत फैलाने में लगी हुई है। और अगर इन चीजों को दोस्तों खत्म करना है तो भाजपा से निपटना आना चाहिए, और यही कारण है कि अब सत्ता से बीजेपी को जाना होगा दोस्तों, और कांग्रेस को सत्ता में आना होगा, क्योंकि इस देश की सबसे लार्जेस्ट और बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। और देश को मैं कहता हूं दोस्तों, कांग्रेस जब तक रही उसने बहुत अच्छे से संभाला, देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रहा, नफरत नहीं रही। आपने खुद ने देखा कि फिलहाल बीजेपी जहां जहां रहती है वहां वहां दंगे हो जाते हैं। गुजरात का दंगा तो याद ही होगा, सबसे बड़ा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सौरभ भारद्वाज का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी के साथ मिला हुआ है चुनाव आयोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बोली बोलता है, और दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हुई है कई बार। आप खुद जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग फैसले देता है, कब चुनाव कराना है, कैसे चुनाव कराना है, बीजेपी ये सारे इंस्ट्रक्शन देती है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, बीजेपी चुनाव आयोग में अपने हिमायतियों को घुसेड़ रही है एक एक करके। जितने भी बीजेपी के चाहने वाले हैं वो चुनाव आयोग में भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि बीजेपी दोस्तों उनसे अपना मतलब निकलवाती है। बीजेपी को पता है कि उसको चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, और ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए दोस्तों बार बार सवाल उठता रहा है हमेशा बीजेपी के ऊपर। आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव आयोग में अपने लोगों को भर रखा है, इस चीज का बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगता है, लेकिन बीजेपी दोस्तों इससे भी बच निकलती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी के ऊपर जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि दोस्तों संजय रावत ने भी इस पर कहा था, लेकिन बात सिर्फ संजय रावत की नहीं, पूरी शिवसेना की है। शिवसेना का जो तीर कमान था दोस्तों, और जो पार्टी का नाम था, वो एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया गया। आप समझिए, जिसने पार्टी से बेईमानी की, जो विधायकों को ले उड़ा दोस्तों, और जो बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला लिया, वो एकनाथ शिंदे दोस्तों आप समझिए शिवसेना को छीन रहा है। और अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग को जो फैसला उद्धव के लिए देना था वो एकनाथ शिंदे के लिए दिया, और तीर कमान भी शिंदे को मिल गया, और पार्टी का नाम भी, यानी कि असली शिवसेना चुनाव आयोग ने किसको माना? एकनाथ शिंदे को। उस शिंदे को दोस्तों जो एक नंबर का बेईमान है, आप समझिए, जिसने पार्टी से बेईमानी कर कर अपनी एक अलग सरकार बना ली बीजेपी से हाथ मिलाकर। अब गृह मंत्री अमित शाह अपना खुद ही डंका बजा रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं कि देखो भैया हम हमेशा साथ हैं। एकनाथ शिंदे अमित शाह की तारीफ कर रहा है, अमित शाह जो है वो एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहा है, एक दूसरे की धोने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि कहते हैं ना, चोर चोर मोसे रे भाई, बस वही वाली कहावतें चल रही हैं। बीजेपी तो हमेशा से ही कहती रहती है कि भैया ये जो सरकार हमने गिराई, हमने गिराई नहीं, ये तो जनता का जनादेश था। जनता का जनादेश होता तो वो आपको जिताती, सरकार गिराने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। जनता ने शिवसेना को चुना, कांग्रेस को चुना, गाड़ी को चुना, मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन आपने वहां पर भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो बीजेपी को रुला रहा है, क्योंकि दोस्तों भले ही शिवसेना चली जाए, शिवसेना का नाम चला जाए उद्धव के पास से, या उनका लोगो चला जाए, लेकिन दोस्तों तब भी आपको बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना की ही जीत होगी, जो क्योंकि जो शिवसेना के वोटर हैं वो कभी भी दोस्तों बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये आप भी जानते हैं कि शिवसेना के वोटर हमेशा शिवसेना के पास ही जाते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा, ये बाला साहब ठाकरे के जमाने से दोस्तों। जब जब बीजेपी ने शिवसेना की सीटें हासिल की हैं, तब तब शिवसेना के वोटर वापस शिवसेना की तरफ रुख किया है। तो अब बीजेपी को सोच लेना चाहिए कि उसको क्या करना है, क्योंकि जनता तो बीजेपी के साथ नहीं है। इस बार भी महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, अशोक गहलोत ने खोली बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी हाल ही में हुए 2 लोगों की व्यक्ति की जान चली गई, जिसमें आपको बता दें बजरंग दल के कुछ लोगों ने मिलकर आसिफ को और दोस्तों जुनेद को मार डाला। किसके आरोप में मार डाला? गौ हत्या के आरोप में। जबकि ये तो सिर्फ बहाना था दोस्तों, गौ हत्या के नाम पर उनसे पैसे इतना थे। उन लोगों से पैसे लेकर दोस्तों आप समझिए, जब उन्होंने पैसे वगैरह पे बहस हुई होगी, उसके बाद उनको पीटा गया, इतना पीटा गया दोस्तों कि जब उनको पीट कर ले जाया गया थाने, तो पुलिस ने लेने से मना कर दिया कि इन दोनों की हालत तो बहुत बेकार है, ये कभी भी मर सकते हैं और हम पर नाम आएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों मामला यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद बीजेपी ने दोस्तों क्या चालबाजी करी कि
उसको बचाने के लिए, उस आरोपी को बचाने के लिए, मोनू को बचाने के लिए दोस्तों अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सड़कों पर उतर आए कि मोनू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब तुम मर्डर करते रहो और हम लोकतंत्र की हत्या करने में तुम्हारे साथ हैं। आप समझिए दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों भगवा आतंक। आप समझिए, ये लोग कहते हैं ना कि अरे भैया देखिए साहब, एक पाकिस्तानी अगर कोई दोस्तों टेररिस्ट आ जाता है हमारे देश में तो बीजेपी वाले कहते हैं कि अरे ये तो जो है यहाँ पर टेररिस्ट है भैया, मुस्लिम तो जो है टेररिस्ट होते हैं, और तमाम तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आप भी देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है, और आज देश में जो हो रहा है दोस्तों वो आप और हम भूल नहीं सकते। इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए दिन इस तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। प्रधानमंत्री हो या तमाम दोस्तों बीजेपी के वो नेता हैं, इन लोगों के बयानबाजियां चलती रहती हैं। मुझे अफसोस इस बात का है दोस्तों कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी दोस्तों उन तमाम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़ा वो किया है। भारतीय जनता पार्टी उसको बचाना चाह रही है, उन आरोपियों को बचाना चाह रही है दोस्तों जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज बदलाव की जरूरत है दोस्तों, लेकिन बदलाव हो नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे इससे कितना ही बच ले, लेकिन जनता उनसे सवाल पूछ कर रहेगी कि क्या यही आपकी इंसानियत है, क्या यही थी आपकी इंसानियत। फिर सी बात है दोस्तों, आप जब किसी एक पक्ष की बात करते हो तो आपको दूसरा पक्ष याद नहीं आता। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो, लेकिन बीजेपी के नेता रोज लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। और लोकतंत्र इनके लिए क्या है? लोकतंत्र इनके लिए बेसिकली दोस्तों एक मजाक ही है। आप समझिए, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाकर और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर कर बीजेपी को लगता है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी कांग्रेस इनसे लोकतंत्र पर सवाल पूछ लेती है तो इनका मुंह सिल जाता है, इनके पास जवाब नहीं होता। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किले से खड़े होकर कहते हैं कि हम तो महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, महिलाओं का जो है हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों असलियत निकाल कर देखेंगे तो प्रधानमंत्री के जितने भी लाल किले से दिए हुए भाषण हैं, अगर उनकी आप अभी दोस्तों वो निकालेंगे असलियत, तो सच्चाई कुछ और ही है। बीजेपी के तमाम नेता महिलाओं के साथ बदतमीजियां करते हैं, बीजेपी के तमाम नेता महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, आए दिन इनके नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं। और ज्यादा नहीं, अगर आप बीजेपी के नेताओं की लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो लगभग 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे, लड़कियों के साथ छेड़खानी के मुकदमे, यहां तक कि उनके साथ शोषण के मुकदमे। आप समझिए 80% ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, केस लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पार्टी में जगह दी गई है और उनको टिकट दिया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इस बार बीजेपी को लगने वाला है एक बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें, अडानी मुद्दा बनेगा बीजेपी के लिए घाटे का सौदा। आप सब जानते हैं दोस्तों, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अडानी से प्रधानमंत्री की काफी अपेक्षा थी। सब जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक वोटिंग होती है दोस्तों तो उसमें अडानी एक अहम भूमिका में नजर आता है। खूब खर्चे किए जाते हैं और ये जितने भी फंड मिलता है बीजेपी को, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों से ही मिलता है। जैसे अडानी हुआ, अंबानी हुआ, बाबा रामदेव हुआ दोस्तों, ये वही लोग हैं जो बीजेपी के पक्षकार हैं, जिनको बीजेपी पैसा डबल करके देती है। यानी कि अगर मान लीजिए अडानी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस पर कुछ नहीं बोला है, कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला है, क्योंकि सब जानते हैं कि अडानी और अंबानी मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी कि सबसे बड़ी ताकत थे। अब न सिर्फ अडानी को बड़ा झटका लगा, शेयर बाजार में उसकी औकात सबको नजर आ गई। खुद के भाइयों से शेयर खरीदवाता था अडानी और उन शेयर्स के दाम अप करता था, यानी कि बढ़वाता था। अब आप समझिए, जब से खुलासा हुआ है तो नरेंद्र मोदी की छवि भी बिगड़ गई है, क्योंकि अडानी के साथ उनके कई फोटोज वायरल हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक